नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में, जो कि 2009 में दिया गया था, जिसको RTE 2009 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, राज्य RTE 2009 जो है ये राज्यसभा में कब पारित हुआ था, लोकसभा में कब पारित हुआ था, ये तारीख अपने को याद रखनी है। राज्यसभा में यह 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था, तारीख याद रखनी है। राज्यसभा में ये 20 जुलाई को 2009 को पारित हुआ। उसके बाद लोकसभा में ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा ने इसको पारित कब किया? 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2009। और लोकसभा ने किया 4 अगस्त 2009 को इसने इसको पारित किया था। तो देखो, भारत के अंदर RTE जो ये नियम है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत के अंदर लागू किया गया। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011, जस्ट एक साल बाद में, 2010 में तो भारत में लागू हुआ और 2011 में अपने राजस्थान के अंदर ये लागू हुआ था। अब बात करें कि ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु संविधान के भाग 3 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भाग कौन सा? भाग 3 में अनुच्छेद 21 ए, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा जाए। ये बात इसके अंदर कही है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा जाए। शिक्षा का निःशुल्क मौलिक अधिकार, कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार देने वाला भारत 135वां देश है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। शिक्षा का निःशुल्क मौलिक अधिकार देने वाला भारत कौन सा स्थान रखता है विश्व के अंदर? 135वां स्थान भारत का है। और इस नियम में 6 से 14 वर्ष के बालकों को कौन सी शिक्षा दी जाती है? प्रारंभिक शिक्षा, ये भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चों को? 6 वर्ष ऊपर है और 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाती है? प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। कौन सी दी जाती है? प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को। और इसमें वित्तीय अनुपात है ना, यानी कि वित्तीय अनुपात का मतलब है केंद्र सरकार इसमें मदद कितने की करेगी? तो केंद्र सरकार है वो 65% खर्च देगी और बाकी का 35% है वो राज्य सरकार देगी। तो वित्तीय अनुपात है इसका 65:35, ये अपने को याद रखना है, 65:35। तो आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनकी सीटें कितनी निर्धारित की गई? 25%। तो आर्थिक तौर पर जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो फीस देने में असमर्थ है, उनकी सीटें 25% दी गई हैं, 25% दी गई हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या नियम है। इसमें नियम बनाया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं किया जा सकता, किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, पहले से लेकर 8वीं तक। और जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी बालक को प्रवेश देना जरूरी है, मतलब प्रवेश नहीं रोका जा सकता। अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसको एडमिशन देना जरूरी माना गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं प्रबंधक का होना अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो बनाई जाती है उसके अंदर कम से कम 50% महिलाएं होनी जरूरी है। आगे बात करते हैं, प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा, जिसको मदर टंग भी कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। और शिक्षा है वो पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा पूर्ण रूप से कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं कौन से नियम है। इसमें नियम ये है कि शिक्षकों के लिए कुछ नियम दिए गए हैं कि विद्यालय की उपस्थिति में नियमित रहो, मतलब विद्यालय में हमेशा उपस्थिति ली जानी जरूरी है। निजी तौर पर ट्यूशन का अध्यापन नहीं करें। टीचर के लिए बताया गया है कि वो किसी भी बच्चे को निजी तौर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। और 2010 की जनगणना चुनाव और आपदा को छोड़कर, मतलब टीचर को जनगणना चुनाव और आपदा को छोड़कर अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो जनगणना टीचर करेगा, चुनाव में ड्यूटी लगेगी और आपदा के अंदर टीचर काम आएगा, बाकी और कोई काम नहीं दिए जाएंगे। विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में अगर बात करें
तो विद्यार्थी और शिक्षक, अगर बच्चों की संख्या अगर 61 से ज़्यादा और 90 से कम है तो वहाँ पे 3 टीचर होने चाहिए। अगर बच्चों की संख्या 61 से ज़्यादा और 90 से कम है तो 3 टीचर चाहिए। अगर 90 से ज़्यादा है और 120 तक है तो 4 शिक्षक होने चाहिए वहाँ पे। और 121 से अगर 200 के बीच में है तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर होना ज़रूरी है। 121 से ज़्यादा और 200 तक हो तो 5 तो टीचर और 1 हेडमास्टर होना चाहिए। और अगर 150 से ऊपर है तो वहाँ पे प्रिंसिपल की व्यवस्था की जाएगी। और अगर 200 से ऊपर है तो बच्चों का अनुपात 1:40 होना चाहिए, यानी कक्षा में 40 बच्चे होने चाहिए, 40 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है। अब प्राथमिक स्तर पर अनुपात, प्राथमिक स्तर पर अनुपात 1:40 है और उच्च प्राथमिक में 1:35 माना गया है। यानी कि केवल प्राथमिक स्तर पर तो 1:40 और उच्च प्राथमिक के अंदर है 1:35 इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के कार्य करने के न्यूनतम दिन 200 दिन है। 200 दिन है, कितने दिन है? यानी कि प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के कार्य करने के न्यूनतम 200 दिन है। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन है और उच्च प्राथमिक की अगर बात करें तो 220 दिन है। एक शिक्षक है ना प्राथमिक स्तर पर 200 दिन काम करेगा, यानी कि अगर कार्य अवधि गिने तो प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से 800 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 800 घंटे। और इसमें कार्य अवधि होगी अपने 1000 घंटे। एक शिक्षक है ना, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, एक शिक्षक एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करता है? 45 घंटे कार्य करता है। कितने घंटे करता है? न्यूनतम एक सप्ताह में 45 घंटे वो कार्य करता है। तो ये था अपना RTE एक्ट 2009 के बारे में।